So welcome back students to e-learning platform Gyan Vansh Vidyapeeth online education. Students, in last video lecture we were discussing about the revision portion of our second lesson in the main textbook Flamingo. The name of this lesson is The Lost Spring. Students, in the previous video lecture we discussed up to the portion that the writer is making inquiry about the shoes and making inquiry about the schools also. The boy is very poor. The name of this boy is Saheb, and actually here it was shown the difference between two people. The people who are actually like Saheb, means very poor people and running barefoot, and the second kind of people are little bit middle class, rather we can say the people like the son of the priest who actually have the shoes they want to have. स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया कि एक्चुअली यहाँ पे जो राइटर है वो इंक्वायरी करने की ट्राई कर रहे हैं. राइटर जो है वो शूज़ के बारे में इंक्वायरी कर रहे हैं, स्कूल के बारे में इंक्वायरी कर रहे हैं, और उन्होंने हमें ये बताया कि दो तरह के लोग होते हैं. एक्चुअली एक तरह के लोग वैसे कि जो साहब की जैसे है कि जिनके पास इतने पैसे ही नहीं है, इसकी वजह से उनको बैरफिट ऐसे बिना किसी शूज़ के या चैम्पल्स के उसे ऐसे घूमना पड़ता है. एंड सेकेंड काइंड ऑफ पीपल आर लाइक द सन ऑफ द प्रीस्ट. सेकेंड टाइप के लोग हैं वो जो प्रीस्ट का सन है उनकी तरह है, उनके जैसे लोग हैं कि जिसके पास पहनने के लिए शूज़ है और वो गॉड को ये प्रे कर रहे हैं कि उसके शूज़ कभी उसके पास से ना जाए. सो हियर now we are going to proceed further. My acquaintance with the barefoot rag pickers leads me to Simapuri, a place on the periphery of Delhi yet miles away from it. Metaphorically, those who live here are squatters who came from Bangladesh back in 1971. यहाँ पे राइटर ने ये बात की है कि उनकी जो ये क्यूरियोसिटी है वो उन्हें वापस से सीमापुरी की ओर ले जाती है. सीमापुरी एक जगह का नाम है एंड दैट इज़ अ प्लेस ऑन पेरिफेरी ऑफ दिल्ली येट माइल्स अवे फ्रॉम इट. वो दिल्ली के पास है पर फिर भी उसके काफ़ी दूर है, ऐसे यहाँ पे राइटर ने हमें बताया गया है. Those who live here are squatters who came from Bangladesh back in 1971. जो लोग यहाँ पे रहते हैं एक्चुअली उनका नेटिव यहाँ पे नहीं है, वो यहाँ पे ही पहले से सालों से रह रहे ऐसे नहीं है, पर वो बांग्लादेश से आए गए हैं ईयर 1971 से. साहब्स फैमिली इज अमंग दैम, और साहब की फैमिली भी इन्हीं सभी लोगों में से है, उन्हीं सभी लोगों में से एक है. Simapuri was then a wilderness. It still is, but it is no longer empty. In structures of mud with rules of tin and tarpaulin, devoid of sewage, drainage or running water, live 10,000 rag pickers. Actually, the place where these people are living, this place is not that much clean. And rather we can say that place is not even livable. जहाँ पे ये लोग रहते हैं वो जगह वैसे रहने लायक है भी या नहीं. एक्चुअली वो जगह इतनी क्लीन नहीं है और इस वजह से वो रहने लायक नहीं है. पूरा का पूरा गंदा गंदा एरिया, मीन्स कि हर जगह पे वहाँ पे डर्ट रहता है, क्लीनलीनेस कहीं भी होती ही नहीं है. कोई भी जगह पे वहाँ पे हम कचरा देख सकते हैं बिकॉज इट्स ऑल अबाउट द रैग पिकर्स. सो वहाँ पे ऑल भी तरह के लोग हम देख सकते हैं, कचरा देख सकते हैं. एंड इट इज़ नॉट इवन सिस्टमैटिक, वी कैन से इन अदर वर्ड्स. वो सिस्टमैटिक भी नहीं है एंड इट इज़ नॉट क्लीन एंड इट इज़ नॉट लिवेबल, रादर dirty place we can say. So no one would like to live there, but actually round about 10,000 rag pickers live there. पर फिर भी 10,000 rag pickers जो है वो वहाँ पे रहते हैं. They have lived here for more than 30 years without an identity, without permits,
but with ration cards they get their names on voters list and enable them to buy grain. Actually यहाँ पे ये जो लोग रहते हैं, ये जो रेग पिकर्स रहते हैं, they have not that proper identification even. उनके पास अपनी पूरी आइडेंटिटी भी नहीं है. इसके सिवा ही ये लोग, इसके बिना ही ये लोग 30 years से यहाँ पे रह रहे हैं. And just because they can get ration, they can get some grain, and that's why they have their names on the voters list. Just because कि वो अपना जो रेशन है उसकी रिक्वायरमेंट है वो पूरी कर सके, उसे वो ले सके, इस वजह से ही उसके जो वोटर्स का जो लिस्ट है उसमें उसका नाम होता है, उन लोगों का नाम वोटर्स के लिस्ट में होता है. अदरवाइज इन लोगों की कोई भी स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन अभी हुआ ही नहीं है. सो दैट इज इवन वेरी स्ट्रेंज थिंग. Food is more important for survival than an identity. That's true. Food is more required thing rather than any identity. Same like we can find for animals also. We have actually given these names to the animals. They don't know. They even didn't give the names to one another. And so many creatures even are existence in this world. We don't know them, but still they are in existence. So what do actually they require? Do they require the identification? Do they require this identity? No. They just require the kind of food to survive. And that's why it is rightly said here that food is more significant to survive rather than identity. अगर हमें सर्वाइव करना है, अगर हमें अपनी लाइफ जीनी है, सो आइडेंटिटी से ज़्यादा भी हमारे लिए कोई चीज़ इम्पॉर्टेंट है तो वो है फूड. अगर फूड हमारे पास नहीं है तो फिर हम सर्वाइव नहीं कर सकते, तो हम अपनी लाइफ जी ही नहीं सकते. हमारा बॉडी वर्क कैसे करेगा विदाउट एनी फूड? हम सर्वाइव कर कैसे सकते हैं? सो दैट्स वाई इट इज सेड हियर, एंड दैट्स वाई दिस पीपल रेग पिकर्स without even identification, without any identity also, they had the names in that list of voters so that they can get ration. वोटर्स का जो लिस्ट होता है उसमें उन लोगों के नेम्स थे सो दैट वो अपने लिए राशन खरीद सके, ग्रेन्स खरीद सके, सो दैट वो सर्वाइव कर सके और अपने लिए फूड उन्हें मिल सके. We can feed if at the end of the day we can feed our families and go to bed without an aching stomach, we would rather live here than in the fields that gave us no grain. Actually, if this is the place that at the end of this day we'll be able to go to home and it will not be our aching stomach. Aching means paining stomach. कि एट द एंड ऑफ द डे ऐसे होता है कि हमारे स्टमक में भूख की वजह से, हंगर की वजह से पेन नहीं हो रहा है और हम अच्छे से अपने आप को फीड कर सकते हैं, अपनी फैमिली को फीड कर सकते हैं, सभी को खाना खिला सकते हैं. सो ये हमारे लिए सर्वाइव करने का एक बेटर ऑप्शन रहेगा, एक बेटर प्लेस रहेगा. क्यों? क्योंकि कोई ऐसा फील्ड है, कोई ऐसी जगह है कि जहाँ पे सर्वाइव करने के लिए हमारे पास कुछ है ही नहीं. हमारे पास आइडेंटिटी है पर सर्वाइव करने के लिए फूड ही नहीं है. सो इस जगह पर, ऐसी जगह पर रहने से तो बेटर है कि बिना किसी आइडेंटिटी के हम वैसी जगह पर चले जाए कि जहाँ हमें सर्वाइव करने के लिए ठीक तरह से फूड तो मिलता है. सो रेग पिकर्स आर द सेम हियर. They have not specific identification, but they have food to survive, food to eat. That's why it is said here. Say a group of women in tattered saris. When I asked them why they left their beautiful land of green fields and rivers. Actually, the question was asked by the writer that why did they leave the place, beautiful greenery, beautiful fields were there. जब राइटर ऐसी सब विमेन होती है उनसे ऐसे सवाल पूछते हैं तब उन्होंने ये जवाब दिया हुआ होता है. जब राइटर ने ऐसे पूछा कि वहाँ पे बहुत सारी ग्रीनरीज थी, अच्छे अच्छे फील्ड्स थे, फिर वो छोड़कर आप यहाँ पे क्यों आ गए जहाँ पे इतनी गंदगी भी है और आपको कोई आइडेंटिफिकेशन ही नहीं है, तब एक्चुअली विमेन ने ये रिप्लाई किया. Wherever, students, you may carry your textbook also with you, but suppose you don't carry, then also it's okay. This is the same thing.
अगर आप अपने साथ टेक्स्ट बुक रखते हैं तो फिर अच्छी बात है, अगर नहीं भी रखता है तो भी यहाँ पे जो पीडीएफ है वो आपका टेक्स्ट बुक ही है, सो इट विल बी द सेम. Wherever they find food, they pitch their tents and become transit homes. Children grow up in them, becoming partners in survival. And survival in Simapuri means rag picking. Through the years, it has acquired the proportions of fine art. Garbage to them is gold. It is their daily bread. Why is it say? See, garbage to them is gold. Okay, why? Because it is their daily bread. Bread means food here. A roof over their heads, even if it is a leaking roof, but for a child, it is even more. So it is said that when the child develops, when the child grows up, and then it happens that the child also becomes the kind of tool to survive for these people, and for these people the meaning of survival means rag picking. And that's I see the main profession is rag picking. Rag picking means जो कचरा जो साफ करते हैं, जो सोसाइटी में क्लीनिंग करते हैं, उसे हम rag picking बोलते हैं. And rag pickers means the people who actually डू दिस रैग पिकिंग. जो सभी क्लीनर्स होते हैं, ऐसे जो सोसाइटी में जो कचरा होता है उसे सब निकाल लेते हैं, साफ कर लेते हैं, उसे हम रैग पिकर्स बोल सकते हैं. सो यहाँ रैग पिकर्स की बात की गई है कि इनके लिए जो गार्बेज है वो तो गोल्ड है. वाई इनके लिए गार्बेज है वो गोल्ड क्यों है? सी, बिकॉज उनका प्रोफेशन ही रैग पिकिंग है. सो नेचुरली रैग पिकिंग जिस चीज़ में से हमें अपना इनकम मिलता हो, जिस चीज़ की वजह से हमें अपना फूड मिलता हो, जिस चीज़ की वजह से हम सर्वाइव कर सकते हो, वो हमारे लिए बहुत ही कीमती बन जाता है. एंड सो इज़ हियर विद द रैग पिकर्स. रैग पिकर्स के लिए ये जो गार्बेज है वो उनके लिए गोल्ड बन चुका है, क्योंकि वो जानते हैं कि उनका प्रोफेशन है वो ऐसे गार्बेज को कलेक्ट करने वाला है, और ये उनका सर्वाइव करने का एक टूल है. और फिर हमें ये एग्जाम्पल दिया गया है कि रूफ चाहे कैसा भी हो, रूफ में चाहे भले ही हॉल ही क्यों ना हो, और फिर भी वो जो रूफ होता है, वो जो हाउस होता है, वो चाइल्ड के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है. और जैसे चिल्ड्रन भी जैसे बड़े हो जाते हैं वो भी उनके साथ ऐसे रैग पिकिंग में उन्हें ऐसे ज्वाइन कर देते हैं. Okay, let's see the next paragraph, students. I hope that you are understanding, but suppose you have any doubt, you are free to ask me. अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप मुझे पूछ सकते हो. I sometimes find a rupee, even a 10 rupee note. Sahib says. This is the statement made by Sahib, that poor boy. We were discussing that one. His eyes lighting up. When you can find a silver coin in a heap of garbage, you don't stop scratching, for there is hope of finding more. See the statement, when you can find silver coin in a heap of garbage. जब आप गार्बेज में से कोई एक सिल्वर का कॉइन आप ऐसे फाइंड कर लेते हो तो आपके मन में उसकी एक्सपेक्टेशंस और भी ज़्यादा बढ़ जाती है. आपको ऐसे लगता है कि एक बार मैंने इसे सिल्वर कॉइन ऐसे कलेक्ट कर लिया, सो ऐसे एक के बाद एक हो सकता है, इट इज़ पॉसिबिलिटी दैट देयर विल बी मोर सिल्वर कॉइन्स इवन इनसाइड द गार्बेज. ऐसी पॉसिबिलिटी हमें दिखाई देती है कि ऐसे गार्बेज के अंदर बहुत सारे सिल्वर कॉइन्स हमें मिल सकते हैं, या फिर कुछ और ज़्यादा वैल्यूएबल, ज़्यादा वर्दी, ज़्यादा कीमती, एक्सपेंसिव हमें मिल सकता है. सो दिस इज द एक्सपेक्टेशन. यू डोंट स्टॉप स्ट्रंजिंग, फॉर देयर इज होप ऑफ फाइंडिंग मोर. कि हम कुछ ज़्यादा भी ढूंढ सकते हैं, वैसी होप है, वैसी एक्सपेक्टेशन भी है. It seems that for children, garbage has a meaning different from what it means to their parents. For the children, it is wrapped in wonder. For the elders, it is means of survival. See, this is the difference. The meaning of garbage. Meaning in the sense कि garbage का meaning क्या होता है, वैसे meaning की हम बात नहीं कर रहे हैं, पर यहाँ पे वो meaning की बात की, यहाँ पे किसका क्या importance होता है, दोनों का thinking क्या होता है garbage को लेकर, दोनों people का thinking क्या होता है, उनकी mentality क्या होती है. So यहाँ पे mature people की बात की गई है कि for elders
गार्बेज इज द टूल टू सर्वाइव। गार्बेज का मतलब जो एल्डर्स लोग होते हैं, जो बड़े लोग होते हैं, उनके मेच्योर पीपल होते हैं, उनके लिए गार्बेज का मीनिंग ये होता है कि वो एक तरह का उनके लिए टूल है, एक मीडियम है कि जो उसे सर्वाइव करने में हेल्प करता है, कि जो उसे जीने में, फूड के लिए, इनकम के लिए वो उसे हेल्प करता है। बट फॉर चिल्ड्रन इट इज़ द काइंड ऑफ वंडर। पर जो बच्चे होते हैं उसके लिए वो बहुत ही वंडर वाली चीज़ है, बिकॉज दे आर वेरी एक्साइटेड टू फाइंड एवरीथिंग अंडर द गार्बेज। जब भी वो गार्बेज में कभी ढूंढते हैं तो वो बहुत ही एक्साइटेड हो जाता है, इसलिए वो उनके लिए वो बहुत ही वंडरफुल चीज़ होती है, क्योंकि बच्चों में ऐसी कोई मेच्योरिटी तो होती नहीं, उन्हें ये सब कुछ तो पता नहीं होता ना, इसलिए दैट्स व्हाई इट इज सेड हियर। One winter morning, I see Sahab standing by the fenced gate of the neighborhood club, watching two young men dressed in white play tennis. I like the game, he hums, content to watch it standing behind the fence. Actually यहाँ पे साहिब की बात की गई है, वो जो पुअर बॉय है, जो रेग पिकर है, उनकी बात अगेन यहाँ पे राइटर ने की है। द राइटर ऑब्जर्व्स दिस बॉय कि जो लोग टेनिस प्ले कर रहे होते हैं उनके नेबरहुड में, तो उनके नेबरहुड में एक क्लब होता है जहाँ पे ये लोग टेनिस प्ले कर रहे होते हैं, वो खेल रहे होते हैं। तो साहब उन लोगों को ऐसे ऑब्जर्व कर रहा है और वो बोलता है कि उसे ये गेम बहुत पसंद है, पर वो ऐसे सामने नहीं जाता है, वो ऐसे पीछे से ही देखता है, बिहाइंड, उसके पीछे से ही वो ऐसे देखता है खड़े रहकर, वो उसके सामने नहीं जाता जहाँ पे वो लोग खेल रहे होते हैं। I go inside when no one is around, he admits. The gatekeeper lets me use the swing. Means, of course, he will go inside, but not at the time when all the people are there at the same spot, when all the people are there inside the club. वो जब वो अंदर जाना तो चाहता है और वो अंदर जाएगा भी, पर वो तभी अंदर नहीं जाता जब सभी लोग अंदर पे होते हैं, वो सभी लोग टेनिस प्ले कर रहे होते हैं, वो तभी अंदर नहीं जाता, वो तब अंदर जाता है जब सब लोग बाहर चले जाते हैं और जो गेट कीपर होता है, उसका जो वॉचमैन होता है, वो उसे अंदर जाने की परमिशन दे देता है और वो उसे एक्चुअली ही वांट्स टू यूज द स्विंग और वो उसे स्विंग यूज करने की परमिशन देता है। साहब टू इज वियरिंग टेनिस शूज दैट लुक स्ट्रेंज ओवर हीज डिस्कलर्ड शर्ट एंड शॉर्ट्स। यहाँ पे जो साहब का ड्रेसिंग है वो काफ़ी अलग ही और अजीब तरह का ही दिखाई दे रहा है। उसने भी ऐसे टेनिस शूज़ पहने हैं जो टेनिस प्ले करते वक्त लोग पहनते हैं, उस तरह के टेनिस शूज़ उसने भी पहन रखा है, बट एक्चुअली वो बहुत ही ऐसे सूट नहीं हो रहा है उसके ऊपर। वाई, व्हाट इज़ द रीज़न कि उसके ऊपर ऐसे सूट नहीं हो रहा है? दैट लुक स्ट्रेंज ओवर हिज डिस्कलर्ड शर्ट एंड शॉर्ट्स, क्योंकि उसका जो शर्ट है और उसने जो शॉर्ट्स पहनी है वो एकदम डिस्कलर है, उसका कलर बहुत ही डिम हो चुका है, बहुत ही लाइट हो चुका है और वो इतना ब्राइट नहीं है अभी। सो ऐसे डिस्कलर्ड शूज़, ऐसे डिस्कलर्ड शर्ट और शॉर्ट्स में उसके ऊपर ये जो उसके शूज़ हैं वो बिल्कुल भी ऐसे मैच नहीं हो रहे, अच्छे नहीं लग रहे, उसे सूट नहीं हो रहे इतने अच्छे तरीके से। Someone gave them to me, he says in the manner of an explanation, the fact that they are discarded shoes of some rich boy। और वो ऐसे एक्सप्लेनेशन देता है अपने शूज़ के बारे में, बिकॉज he could come to know that actually the writer is observing the shoes। उससे से पता चलता है कि उसके शूज़ को ऐसे देखा जा रहा है, इसलिए वो उसे एक्सप्लेन करता है कि ये डिस्कार्डेड शूज़ है। डिस्कार्डेड मीन्स पहले यूज़ किया गया हो और फिर उसे किसको दे दिया जाए, सो दैट इज़ डिस्कार्डेड। सो ये शूज़ भी किसी रिच बॉय के डिस्कार्डेड है, पहले उसने यूज़ किए होंगे और फिर उसे दे दिए। सो who perhaps refused to wear them because of a hole in one of them। उसने इस वजह से शायद इस शूज़ को पहनने के लिए मना कर दिया होगा उस रिच बॉय ने, क्योंकि इस शूज़ में एक होल था वहाँ पे, वो पूरी तरह से परफेक्ट नहीं थे शूज़, उसमें थोड़ी खराबी आ गई है, थोड़ा होल हो चुका है इसमें, इसकी वजह से मे बी होल इन वन ऑफ दैम डज नॉट बॉदर हिम। पर ये जो साहब है उसे इसकी वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं है। For one who has walked barefoot, even shoes with a hole is a dream come true, but the game
he is watching so intently is out of his reach. Actually जो इंसान ने इस तरह के भी दिन देखे हुए होते हैं कि उसने विदाउट एनी काइंड ऑफ शूज़ और चप्पल्स किसी चीज़ के बिना ही उसने दिन गुजारे हो, बैरफिट ऐसे खुले पैर पे वो चला हो, उसके लिए कोई हॉल वाला शूज़ हो वो भी किसी एक ड्रीम के बराबर होता है। उसके लिए ऐसे कोई मायने नहीं रखती कि शूज़ कैसे है, शूज़ है वही उसके लिए एक सफिशिएंट थिंग होती है। दिस मॉर्निंग साहब इज ऑन हीज वे टू द मिल्क बूथ, इन हीज हैंड इज अ स्टील canister. I now work in a tea stall down the road, he says, pointing in the distance. I am paid 800 rupees and all my meals. वो उसने अब एक न्यू एक वर्क उसने स्टार्ट कर दिया है। कौन सा वर्क है? सी आई नाउ वर्क इन अ टी स्टॉल। अभी वो एक टी स्टॉल में वर्क करता है क्योंकि उसकी इनकम उसे अच्छी मिल रही है। वो 800 रुपीज़ उसको पे किए जाएंगे और उसे अपना डेली मील भी वहाँ से मिल जाएगा। सो इट इज़ वेरी सफिशिएंट फॉर हिम कि उसका ब्रेड बटर भी निकल जाएगा, उसका फूड भी निकल जाएगा सर्वाइव करने के लिए, और एक्स्ट्रा उसे इनकम भी हो जाएगी। सो दैट इज़ बेटर ऑप्शन फॉर हिम। सो naturally he may choose this option rather than working for rag picking. Now his liking to do this job. Does he like the job? I ask. His face, I see, has lost the carefree look. The steel canister seems heavier than the plastic bag he would carry too lightly over his shoulder. The bag was his. The canister belongs to the man who owns the tea shop. Sahib is no longer his own master. See, this is very important statement, huh, students? Sahib is no longer his own master. Because now the writer observes this thing that earlier he was doing something else. He was doing that rag picking, that profession of rag picking, and he was carrying that plastic bag on that shoulder, but now is carrying that canister. But now it seems much more heavier than that plastic bag. And the difference is that actually that plastic bag was of his own possession, and now this canister is not of his own possession but of the owner of that tea stall. वो यहाँ पे एक डिफरेंस राइटर ने क्रिएट किया है कि पहले भले ही वो रैग पिकिंग का प्रोफेशन करता था, पर उसका जो प्लास्टिक का बैग था वो इतना हैवी नहीं था, वो अच्छी तरह से अपने शोल्डर पर उसे कैरी कर सकता था। और यहाँ के जो स्टील का जो कैनिस्टर है वो तो काफ़ी हैवी है और उसकी अपना खुद का पोजेशन का भी नहीं है। जो पहले वाला प्लास्टिक बैग था वो उसका अपना था और ये जो कैनिस्टर है वो उसका अपना खुद का नहीं है। सो नाउ हियर इट मीन्स टू से दैट इवन इफ ही वॉज एक्चुअली रैग पिकर, बट ही वॉज नॉट द सर्वेंट ऑफ एनीबडी। भले ही वो रैग पिकर था पर वो किसी का सर्वेंट नहीं था, वो अपने आप की मर्जी में जो भी आए वो कर सकता था। बट नाउ इज नॉट हिज ओन। अब वो अपने आप कुछ भी नहीं कर सकता बिकॉज ही हैज़ लॉस्ट हिज ओन पर्सनैलिटी। नाउ ही हैज़ सर्वेंट। अब वो एक सर्वेंट बन चुका है और किसी के इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से उसे सभी वर्क करना पड़ेगा। एंड दैट्स व्हाई इट इज सेड हियर साहिब इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर। वो अभी अपने आप का खुद का मास्टर नहीं रहा है, अब वो किसी का सर्वेंट बन चुका है। सो वी हैव टू थिंक दैट विच वन इज बेटर फॉर द पर्सन। रैग पिकिंग कि जहाँ पे वो अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकता था, वो अपने आप का मास्टर था, और यहाँ पे जब वो अपने आप का मास्टर नहीं रह पाता है। सो वी हैव टू थिंक अबाउट दिस एंड इट वॉज द स्टेटमेंट, लास्ट स्टेटमेंट मेड बाय द राइटर. I hope students that you could understand this lesson well. Suppose you find any difficulty, any problem, you are free to ask me anytime. Students, take care of your health. Thank you. Have a nice day.